तो अक्टूबर के महीने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रांजिट रहने वाला है अक्टूबर के दौरान। और आपका अगर कुंभ लगन है तो ये आपका ही चार्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कुछ इसी तरीके से ग्रहों की प्लेसमेंट आपको दिखेगी जब भी आप गोचर अप्लाई करेंगे अक्टूबर महीने का। सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे कि गोचर जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है इस मंथ में, और उसके बाद देखेंगे वास्तव में जो प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है अपने चार्ट में, इनका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखेंगे तो सूर्य की ही बात करते हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 3 अक्टूबर से तुला राशि में होगा और 24 अक्टूबर से ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 9 अक्टूबर से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या में ही पूरे महीने रहेंगे, जहां ये नीच की स्थिति में रहेंगे। मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर से फिर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर होगा कर्क राशि में, जहां वो 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने के बाद अब कर्क में प्रवेश कर रहे हैं कुछ समय के लिए। शनि अभी मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, लगभग इनका जो वक्री काल है वो 28 नवंबर तक चलेगा। चंद्रमा 1 अक्टूबर को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में रहेगा और केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम वास्तव में देखते हैं इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है इस मंथ में। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं लग्नेश से। लग्नेश आपके शनि है और फिलहाल शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं दूसरे घर में। तो आप अपने अर्निंग्स को लेकर काफी सचेत रहेंगे इस टाइम में। आपके लिए कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं। शनि अभी वक्री है तो आपके कामों में डिले नहीं होगा, आप लगभग समय पर काम कर पाएंगे। तो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स अगर आप जनरेट करना चाहते हैं ये समय में, तो ये समय आपका फेवर करेगा कहीं ना कहीं। अब क्योंकि जो यहाँ शनि के डिस्पोजिटर हैं जुपिटर, वो भी काफी अच्छी स्थिति में होंगे, वो भी उच्च के होंगे। तो अगर आपके ऊपर कोई भी लोन वगैरह चल रहा है या फाइनेंशियली कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी है किसी भी तरीके की, तो आप उसको सबसे पहले दूर करेंगे। शनि यहाँ पे है तो वाणी थोड़ी सी जरूर आपकी कहीं ना कहीं कर्कश हो सकती है, और कभी कभी फैमिली के जो मेंबर्स हैं आपके, उनके साथ या अन्य जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ आपका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। लेकिन यहाँ शनि का होना मेनली क्योंकि शनि आपके लग्नेश भी हैं और 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपकी ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली को लेके। और शनि 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से या तो फिर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे, या फिर आप अगर विदेश में सेटल्ड हैं, विदेश से आपको इनकम हो रही है, तो फिर ये आपको काफ़ी फेवर कर सकता है। शनि का तीसरा दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहेगा, जहां पर आपको घरेलू मामलों में अगर कोई अपनी बड़ी जिम्मेदारी को पूर्ण करना है तो इस मामले में आप आगे बढ़ सकते हो। शनि का तीसरा दृष्टि यहाँ होने से, हालांकि यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए बहुत ही मैटर करेगा, लेकिन वास्तव में ये इनके मित्र शुक्र का घर है और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में शनि उतना ज़्यादा आपको प्रोत्साहित नहीं करते। लेकिन फिर भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप यहाँ डिसीजन ले सकते हो। शनि का दृष्टि आपके 8th पे रहेगा। 8th पे दृष्टि का होना आपको रिसर्च वर्क में मदद करेगा या अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम में। अब क्योंकि शनि अभी वक्री हैं तो वो आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे। इससे अगर मान लो आप अष्टम भाव से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को आप इजीली आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शनि का प्रभाव आपके 11th हाउस पे रहेगा। 11th हाउस पर शनि का प्रभाव आपके नेटवर्क में वृद्धि करेगा, आपके धन कमाने के बहुत सारे चांसेस को डेवलप करेगा। यहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में भी लेकर आएगा। ऐसे में बहुत अन्य लोगों के साथ भी आप जुड़ पाएंगे और उन लोगों को आप काफ़ी सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो नेटवर्क में विस्तार होगा साथ में। अगर लेकिन आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाइज यहाँ ज़्यादा फायदा मिल सकता है। उसके बाद देखा जाए तो हम गुरु को देखते हैं। गुरु आपके सेकंड लॉर्ड हैं, साथ में गुरु आपके चार्ट में क्योंकि 11वें घर को भी ऑन करते हैं, तो यहाँ वो दोनों ही धन वाले भावों के स्वामी हैं और इनकी फिर जो गोचर है या जो प्लेसमेंट है गोचर में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल 18 तारीख तक का गुरु का गोचर आपके पंचम में ही है, तो पंचम से संबंधित आपको अब जितने भी कार्य हैं उनको निपटा लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपका संतान पक्ष के लिए कुछ योजना है, अपने एजुकेशन के लिए कुछ योजना आप बना रहे हैं, या अपने स्वयं से आप जो भी डिसीजन लेने वाले लाइफ में, चाहे वो कैरियर को लेकर डिसीजन है, चाहे किसी भी अन्य कार्य को लेकर, तो वहां पर आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ फिलहाल जो गुरु का स्थिति है पंचम में, ये गुरु क्योंकि अब दोनों ही धन वाले भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में आपके पास कुछ नए इनकम आइडियाज आ सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट वगैरह से या ऐसे कुछ साधनों से भी आपको इनकम होने के पूरे चांसेस हैं। गुरु यहाँ से जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं सबसे पहले नवम भाव पर डाल रहे हैं, तो आपको अगर अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह को लेकर सीरियस होना है, इनको लेकर कोई लंबी दूर की यात्रा करनी है, विदेश जाना है, तो आप वो कर सकते हैं। साथ में आपको अच्छे गुरुजनों की अगर तलाश है, किसी बहुत अच्छे मोटिवेट करने वाले व्यक्ति की तलाश है, तो आप उनको
फाइंड कर पाएंगे। गुरु का दृष्टि 11th पे है और अपने ही घर पे इनका दृष्टि का होना आपके लिए धन कमाने की बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आएगा। अच्छा ज्ञान और अच्छी बुद्धिमत्ता भी आपके लिए लेकर आएगा। तो जो भी आपने अर्निंग्स की है या जो भी आपने पैसा कमाया है उसका सही इस्तेमाल भी आप कर पाएंगे और साथ साथ में आप बहुत लोगों से इज्जत भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आपके नेटवर्क में भी विस्तार होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन को यहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर इनका दृष्टि लगन पर है। लगन पर बृहस्पति जैसा अगर इस तरीके से अगर दृष्टि डाले तो आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाता है। यह राहु के जितने भी नेगेटिव प्रभाव है उनको कहीं ना कहीं गुरु दूर करने का काम करेंगे, जिससे राहु भी आपके काफ़ी फेवर में रहेंगे। अब ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जिनका फॉरेन से इनकम होता है या फॉरेन से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, चाहे तो आप सेटल्ड हो या आप विदेश में अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हो। तो गुरु का ये वाला ट्रांजिट तो काफ़ी अच्छा ही है। फिर गुरु 18 तारीख से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो 6th हाउस में जा रहे हैं। 6th हाउस में जा रहे हैं तो देखिए उच्च की स्थिति में यहाँ आ जाएंगे। अगर मान लो आपके चार्ट में गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको लोन वगैरह तक लेना पड़ सकता है, यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं आपकी बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं अगर जुपिटर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब यहाँ पे 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। साथ में आपका कैरियर को लेकर भी जो भी डिसीजन होगा वो भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा। कलीग्स के साथ रिलेशंस हैं, बॉस के साथ रिलेशन है, वो भी आपके लिए बहुत मैटर करेंगे। तो गुरु का 6th हाउस में आना गुरु का कहीं ना कहीं जो ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, उसकी वृद्धि आप में होगी। आपका टैलेंट बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाएंगे। गुरु यहाँ आने के बाद आपके 10th हाउस पर सबसे पहले अपना दृष्टि डालेंगे तो ये कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए या कैरियर में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। गुरु का यहाँ दृष्टि का पड़ना, क्योंकि अपने मित्र मंगल के ही घर पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस चक्कर में और भी ज़्यादा आपको गुरु सपोर्ट करने वाले हैं। बट आपका चार्ट में अगर गुरु वेल प्लेस्ड है तो इस गुरु का आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अब क्योंकि 6th हाउस में है और उच्च के हैं तो कोई भी प्रकार से आप फाइनेंशियली बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेंगे, और अगर ले भी लेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से लेंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ से आपके 12th पे रहेगा। 12th पे गुरु का दृष्टि का होना कुछ संभावित खर्चों को बताता है। यहाँ पर जो भी आपके कुछ पेंडिंग खर्चे रह गए अभी तक उन खर्चों को आप करेंगे और आपका इनकम सोर्स भी फॉरेन से बन सकता है। फिर इनका दृष्टि आ जाता है 2nd पे। 2nd पे जो गुरु का दृष्टि होगा ये आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ शनि है ही, और यहाँ पे गुरु का दृष्टि का पड़ना भी आप अपना ज्ञान, बुद्धिमत्ता, अपना विवेक अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मंगल आपके 3रे घर के स्वामी और चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड है, और मंगल का जो गोचर हो रहा है वो 9वें में हो रहा है। तो अगर आपका प्रोफेशन वाइज कोई भी विदेश से संबंध है या किसी अदर स्टेट वगैरह से संबंध है तो आप वहाँ ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। साथ में ऐसा मंगल आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाया, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो अपने ही घर पे 3rd हाउस पे है। तो ऐसे में आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, काफ़ी तरीके के कहीं ना कहीं जो उपाय हैं अपना सकते हैं किसी भी काम को करने में। ऐसा जो मंगल होगा वो आपको एनर्जेटिक बनाने के साथ साथ आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन ला सकता है, आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कराएगा, तो फिजिकली आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस मंथ में। मंगल का यहाँ क्योंकि वो 10th लॉर्ड है तो 10th लॉर्ड होने की वजह से कैरियर के लिए बहुत अहम भूमिका इनकी हो जाती है। अगर आपका अपने कैरियर को लेकर किसी अदर स्टेट से कनेक्शन है, फॉरेन से कनेक्शन है, तो आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। मंगल का यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे रहेगा, जहाँ पर अभी आपको चंद्रमा दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा लगभग 2 दिन के लिए अभी मकर राशि में रहेंगे इस मंथ की स्टार्टिंग में। तो मंगल का यहाँ दृष्टि का पड़ना थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी आप खर्चा करें तो ब्लाइंडली ना करें। मंगल का दृष्टि जो आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है वो आपको हार्डवर्क करने में या एक्टिव रहने में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ की जो आपके रिश्ते हैं वो काफ़ी बेटर होंगे। इनका प्रभाव फिर यहाँ से देखा जाएगा तो 4th हाउस पर भी है, जहाँ पर आप अपने घरेलू मामलों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ अगर कोई ऑलरेडी जैसे आपके चार्ट में मंगल जैसा प्लैनेट बैठा होगा या कोई भी अन्य ग्रह ऐसा बैठा होगा जो मंगल का शत्रु है, तो परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए, घर वगैरह खरीदने के लिए बहुत बेटर कंडीशन हो सकती है। मंगल का अगर हम गोचर देखेंगे तो फिर वो 27 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 10th हाउस में चले जाएं। 10th हाउस में जाने के बाद मेनली पूरा का पूरा आप कैरियर फोकस्ड हो जाएंगे और कैरियर में ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। अब क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा फायरी है, इसलिए कैरियर में तेज़ी से आगे बढ़ना आपके लिए कुछ हद तक आसान होगा। मंगल का दृष्टि आपके लगन पर भी आएगा, 4th हाउस पर और 5th हाउस पर आएगा, तो इन भावों को मंगल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपने काम में काफ़ी फास्ट बन सकें।
उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र फोर्थ लॉर्ड है, साथ में वो नवम घर के भी स्वामी है और शुक्र इस मंथ में नीच की स्थिति में आ रहे हैं आपके एर्थ में। देखिए अगर एर्थ हाउस पर आपके ऑलरेडी अगर चार्ट के शुक्र का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पे ये कुछ सेक्रेट अफेयर या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर आपका ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आपको एर्थ हाउस से कुछ गेन हो सकता है। जैसे आपको अपने इन लॉज से गेन होगा, आपको आपकी स्टडीज़ वगैरह से गेन होगा, या आपको कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज होगा, कोई ना कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगी। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आप अपने घरेलू सुख को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और शुक्र का जो प्रभाव है यहाँ शनि पर भी है, बट शनि तो क्योंकि वक्री है तो शुक्र यहाँ अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र का यहाँ आना थोड़ा सा मैरिड लाइफ में असंतुष्टि ला सकता है, पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद ला सकता है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। शुक्र आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी है, तो अगर आपका अष्टम से संबंधित कोई भी ऐसा काम है जिसमें हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट इसका देखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो गोचर है, क्योंकि 9 अक्टूबर से शुक्र का गोचर है कन्या में, और ये कन्या में ही पूरे मंथ में रहने वाले। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध का गोचर देखेंगे तो वैसे बुध आपके चार्ट में पंचमेश है और अष्टम के भी स्वामी है, और इनका गोचर नवम में होगा, तो ये हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है, विदेश भ्रमण या विदेश जाने के लिए अच्छा है। यहाँ पर इनका जो प्लेसमेंट है गोचर के हिसाब से, तो ये आपके हायर स्टडीज़ में आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और गुरु का भी यहाँ दृष्टि है। ऐसे में आपकी हायर स्टडीज़ हो या प्रारंभिक शिक्षा हो, दोनों में ही आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने वाला है। अब जो बुध है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका 24 अक्टूबर से यहाँ राशि परिवर्तन होगा। 24 अक्टूबर के बाद ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर कैरियर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों ही जो प्लेसमेंट है बुध की, चाहे बुध तुला में है चाहे वो वृश्चिक में है, दोनों ही काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए इस मंथ के, तो शुरुआती 2 दिन तक चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में चंद्रमा का होना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो अपना रूटीन अच्छे से बनाकर चलेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा उसके बाद लगन में आ रहे हैं, और लगन में आने के बाद वो राहु के साथ युति कर लेंगे। वैसे 6th लॉर्ड है चंद्रमा, तो चंद्रमा का राहु के साथ युति करना 6th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। कोई भी आपको एकदम क्विक डिसीजन लेना है, या कोई भी ऐसा फैसला जिसको तुरंत आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसे में आप अच्छा कर पाएंगे। चंद्रमा यहाँ से फिर प्रवेश करेंगे आपके 2nd हाउस में, जहाँ पर वो लगभग 8-9 तारीख के आसपास 2nd हाउस में रहेंगे। तो धन की संभावनाओं को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा फैमिली के साथ मतभेद देंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक आपकी जो लाइफ है उसको स्टेबल होने में चंद्रमा का योगदान रहेगा। यहाँ पे फिर हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य का गोचर देखेंगे तो सूर्य अभी अष्टम में ट्रांजिट कर रहे हैं, और अष्टम में लगभग 17 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं। इसके बाद ये नवम में आ जाएंगे, तो यहाँ ये नीच के हो जाएंगे, और यहाँ पर वो अगर देखा जाए तो अपने मित्र बुध के घर में बैठे। तो यहाँ पर आपका 8th हाउस का सूर्य ज़्यादा बेटर होगा आपके नवम भाव के सूर्य की तुलना में, और यहाँ से अब आपकी बहुत सारी होप्स, बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, जो आपकी फैमिली से भी, जो इन लॉज की फैमिली है उनसे भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में आप काफ़ी बेटर डिसीजन यहाँ ले पाएंगे। सूर्य यहाँ पे हो सकता है कभी कभी आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे। यहाँ पर इनका प्रभाव जो है 2nd हाउस पर है, और क्योंकि अभी शनि वक्री है तो सूर्य का ही यहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप अपने सभी कार्यों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सूर्य के उसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा नवम भाव में जाने के बाद, नवम भाव से सूर्य के जुड़ने के बाद ये लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, और पर्सनल रिलेशनशिप में ये उतना अच्छा नहीं दिखता है यहाँ से, तो थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। बट ओवरऑल देखें तो सूर्य का यहाँ पे आना आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव 3rd हाउस पर भी होगा। तो ये सब पर आपको विचार करना चाहिए। देखिए अब फिलहाल हमने सभी ग्रहों के बारे में डिस्कस किया है। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन है और कौन कौन से आपके लिए कुछ ख़राब दिन भी है। यहाँ पे हमने राहु केतु के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। ऑलरेडी राहु और केतु के बारे में काफ़ी बार हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले अच्छे दिनों को देखेंगे। अच्छे दिनों में आपके लिए 10 से 13 तारीख तक 21, 22 और 26 और 27 ये दिन काफ़ी बेटर है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिस काम में आपको बार बार व्यवधान आ रहा है या आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप इन दिनों को चूज कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। साथ में कुछ खराब दिनों को भी अगर देखा जाए तो चंद्रमा जब कर्क राशि में गोचर करेंगे 14 और 15 को, इसमें आपके कुछ ऐसे गलत फैसले होने की संभावना है जहाँ पर आप अपना पैसा का नुकसान करेंगे या सामने वाला आपका फ़ायदा उठाएगा।
पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम में होगा तो 18 से 20 तक ऐसी स्थिति बनेगी, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्थिति रहेगी चंद्रमा की। तो ऐसे में कोई भी निर्णय लेते समय काफ़ी सोच समझ कर विचार करना होगा और कोई भी बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम आपको नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का अष्टम में आना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन या एक स्ट्रॉन्ग ऐसी पॉसिबिलिटी दे सकता है जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके एर्थ हाउस के थ्रू। चंद्रमा फिर आपके जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में इनका जो ट्रांजिट होगा 1, 2 और 28 से 30 तक होगा। इस दौरान हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा और अगर आपका लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आप इन दिनों में वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ गलत डिसीजन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये कुछ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिन है। तो फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।